नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अस्थिरता की, कि विश्व में अस्थिरता क्यों पैदा हो रही है। और ये आर्थिक अस्थिरता है और राजनीतिक अस्थिरता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने WTO का तो तहस नहस कर दिया। उसके बाद बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। और अगर आप विश्व को देखो तो समझौता हो ही नहीं रहा है। कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं टैरिफ पे झगड़े हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लिबरलाइजेशन प्रोसेस के बाद जब इकोनॉमीज़ लिबरल हुई तो जो वेस्टर्न नेशंस थे, यूरोप था, अमेरिका था, वहाँ से जो पुअर लोगों की जो आमदनी थी वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी के अमीर लोगों की आमदनी बढ़ी। तो वो जो गैप रिच एंड द पुअर था वो बहुत बढ़ गया। और साथ साथ में ये भी हुआ कि बाहर से लोग आए, उन्होंने वहाँ काम शुरू किया। और जो आम आदमी था, वो जो रहने वाला था, वो इंग्लैंड में भी यही है, अमेरिका में भी यही है, वो सोच रहा था कि जो जॉब मैं करता था, जो काम मैं करता था, बाहर के लोगों ने आकर कर दिया। तो ये एक विवाद वेस्टर्न देशंस में हुआ। हिंदुस्तान में उसका एक दूसरा असर हुआ। हिंदुस्तान में असर ये हुआ है कि यहाँ जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संवैधानिक हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, संविधान तो हमारा बरकरार है लेकिन इंस्टीट्यूशंस बरकरार नहीं है। और जो आम आदमी है वो गरीब का गरीब ही रह गया, और जो अमीर है वो अमीर और अमीर होने लगा। और देश की संपत्ति 2-4 लोग के हाथों में आ गई। और जो सारी संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, ऐसा लगता है कि सरकार के कब्ज़े में है। कोर्ट्स तो आज के दिन भी हम नहीं कह सकते, लेकिन लोगों के मन में ये भावना ज़रूर है। और साथ साथ में हमारी जो कूटनीति है उस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। पीछे पाकिस्तान के साथ झगड़े हुए, आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 2015 से ही मदेशी जो लोग हैं नेपाल में, उन्होंने ब्लॉकेट किया, तो एक एंटी इंडिया फीलिंग भी आई। उधर म्यांमार, आपको मालूम है कि वहाँ भी बड़ी स्थिरता है, क्योंकि म्यांमार अपने वो जो जनता है म्यांमार में, जिसको हम जुंटा कहते हैं, वो सारा जो म्यांमार का टेरिटरी है उसके कब्ज़े में नहीं है। इधर श्रीलंका में आपको मालूम क्या हुआ। और जो हमारे बड़े अच्छे संबंध थे हमारे पड़ोसियों के साथ, वो संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। मालदीव्स में देख लीजिए। तो और हमारी जो कूटनीति अमेरिका के साथ है, जो हाउडी मोदी होता था, या मोदी इज़ अ ग्रेट गाय, इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, जो ट्रंप साहब आज भी कहते हैं, लेकिन 50% टैरिफ लगा दिए। तो जो ढांचा विश्व का है वो मैं समझता हूँ वो कमज़ोर होता जा रहा है। किस तरफ जाएगा, किस तरफ नहीं जाएगा, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी नेबरहुड में, हमारे पड़ोसियों के साथ, ये हमारी आज के दिन जो हमारी बातचीत चल रही है, इस जगह पे हम पहुंच गए हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं रहा। और अगर यही चलता रहा तो आगे के लिए हमारे लिए संकेत क्या होंगे, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो इस हकीकत को जानते हैं। सबसे पहले विवेक जी, विवेक काटजू जी, थैंक यू वेरी मच, आप इलाहाबाद से आए हैं और आपको इस नेबरहुड का बहुत मालूम है। आप कायरो में रहे, अबू धाबी, वाशिंगटन, कुआलालंपुर, आप एम्बेसडर म्यांमार में रहे, अफ़गानिस्तान, थाईलैंड, और आप जॉइंट सेक्रेटरी ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सेक्रेटरी वेस्ट रहे। और जब भी मैं अखबार खोलता हूँ तो आपके तो मैं लेख पढ़ता ही हूँ, टीवी में भी आपकी बात सुनता हूँ मैं बड़े गौर से। आप एक बुद्धिजीवी हों, एक बड़ी सोच समझ के साथ आप
और आपको इस बारे में बहुत जानकारी है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। राघवन साहब, थैंक यू। 1982 बैच ऑफ द फॉरेन सर्विस और PhD फ्रॉम JNU। आजकल JNU की बड़ी चर्चा है और आप इतिहास के बड़े जानकार हैं, आपने कई किताबें भी लिखी हैं मिडीवल इंडिया के ख़ास तौर में, मुगल्स के बारे में, और यू हैव ग्रेट एक्सपीरियंस इन साउथ एशियन पॉलिसी इश्यूज़। और आप हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान रहे 2013 से 2015 में। आप डिप्टी हाई कमिश्नर भी रहे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के बारे में जानकारी आपकी ज़बरदस्त है। आप हाई कमिश्नर टू सिंगापुर भी रहे और आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीज़न, एंड यू ऑल्सो सर्व्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, भूटान, कुवैत। तो नेबरहुड के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, एंड यू वर डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स इन न्यू दिल्ली 2018 से लेकर 2021 तक, एंड ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स, जिसके बारे में मैं कह चुका हूँ, और आप भी लिखते रहते हैं। आजकल वैसे फॉरेन सर्विस के लोग बहुत लिखने लगे हैं अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। सुहासिनी जी, आई थिंक यू बीन इन 4 decades, you've been in the business, 4 in the business, and you know, starting from getting a master's of broadcast journalism from Boston University, worked with CNN's United Nations Bureau in 1994 in New York, joined CNN New Delhi as a producer in 1995. In 1990 to 2005, you were reporting CNN International, reporting from India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh. तो आपको तो बहुत जानकारी है हमारी साउथ एशिया, मतलब कि तो आप तो मतलब कि पड़ोसी देशों के साथ उस समय क्या हमारी बातचीत थी और दोस्ती थी, आज क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यू ऑल्सो वन सेवरल अवार्ड्स। अवार्ड 2015 में प्रेम भाटिया अवार्ड, और and you've been part of conflicts. Actually, you've gone to conflict areas, and I think you were injured right here. So thank you very much for being here. विवेक जी, ये बताओ कि ये क्या हो रहा है विश्व में, ये स्थिरता क्यों है? देखिए, आपने कपिल जी बहुत अच्छी तरह बताया कि जो एक लिबरलाइजेशन का दौर था वो अब समाप्त हो गया, और विश्व के क्या बड़े देशों में देखें या हमारे वहाँ देखें, छोटे देशों में देखें, लोगों की मानसिकता बदल गई। जो नेता हैं, जो राजनीतिक वर्ग है, समाज के में जो एक पहले एक उदारवादी नीति अपनाई जाती थी, वो अब एक किस्म से ख़त्म ही मुझे दिखती है। क्यों? मैं कई बार मैं सोचता हूँ, हाँ, उसका मुझे एक कारण जो दिखता है वो ये है कि अगर आप इतिहासकार, तो हमारे बगल में बैठे हैं, बहुत हमें बहुत सर्विस में बहुत फ़क्र है इन पर कि इतिहास पे इतनी पकड़ है, लेकिन जो मुझे दिखता है कि जब जब दुनिया में तकनीकी विज्ञान और तकनीकी में बदलाव आया है, तब तक अस्थिरता पैदा हुई। हम लोग शायद इतना, अगर अपनी जीवन को देखें तो आज डिजिटल युग जो है उसमें जो परिवर्तन उसने दुनिया को हर सूरत बदल दिया पूर्ण रूप से। अब आज की 2025 की दुनिया और 1975 50 साल आप ले लें, बिल्कुल अलग दुनिया हो गई। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि एक ये वास्तविकता है कि इसकी वजह से बदलाव आएगा, उसका असर जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्र का हो, चाहे को। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकतंत्र, हाँ, जो सही तरीके से चल रहा था पिछले 10, 20, 25, 30 साल से, और 1950 के बाद लोकतंत्र की संस्थाएं खत्म होती जा रही हैं। देखिए, मजबूत था जो लोकतंत्र, उसकी संस्थाएं खत्म होती जा रही हैं। एक चीज अगर आप देखें, हाँ, एक तो विचारधाराओं में क्लेश चल रहा है बड़ा। क्यों बड़ी जबरदस्त। देखिए, अगर आप हमारा इतिहास उठा के देखें
तो उसमें हमेशा दो विचारधाराएं थी। एक उदारवादी विचारधारा थी, जिसको आजकल तो बड़ा मनहूस शब्द माना जाता है, सेकुलर। एक सेकुलर की एक थी कि भाई धर्म हमारी राष्ट्रीय आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करेगा। इसी पर मुस्लिम लीग से, पाकिस्तान से इसी बना, जो वो इसी बुनियाद पे बना। वो कहते थे धर्म या मज़हब सबसे नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का सबसे एक मुख्य बिंदु है, और हम कहते थे नहीं। लेकिन यहाँ पर एक तत्व था, एक एलिमेंट था हमारे एक मूवमेंट, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के दौरान एक एलिमेंट था जो कहता था नहीं, धर्म की सबसे ज़्यादा स्थान धर्म का होना चाहिए। और पाकिस्तान के बनने के बाद तो ये विचारधारा ने जोर पकड़ा, लेकिन फिर गांधी जी की हत्या हुई, एक और दौर आया, सोशलिज्म का दौर आया। अब मुझे लगता है नेहरू जी के व्यक्तित्व भी था जिसकी वजह से वो सब, ये जो विचारधारा थी ये थमी। बाद में कुछ गलतियां, राजनीतिक बड़ी भूलें हुई कांग्रेस पार्टी से, जिसके कारण वो जो विचारधारा थी उसको प्रोत्साहन मिला। लेकिन अब उसके साथ साथ एक जो सेकुलर विचारधारा के साथ ये चल रही थी। और फिर मुझे ये भी लगता है कि पश्चिम एशिया में जो बदलाव आया, हमारे लोग जब जाने लगे और फिर दुनिया जैसे फैली, उससे एक यहाँ पर होने लगा, एक विचार बनने लगा कि हिंदू आइडेंटिटी जो है वो खतरे में पड़ रही, जो नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक जहनियत बनने लगी, और उस जहनियत को फिर एक हवा मिली। अब आखिरी चीज़ मैं आपसे कहूँ, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। छोटी सी चीज़ भी किस तीव्रता से फैलती है, आप सोचें। तो इसलिए जो ये शक्तियाँ थीं उनको बहुत बल मिला। नहीं, वो तो ठीक है, आप बात कर रहे हो हिंदुस्तान की, मैं पूछ रहा हूँ कि विश्व में भी यही हो रहा है। उसमें तो धर्म की कोई राजनीति नहीं है, लेकिन विश्व में भी ऐसा ही हो रहा है। आप इंग्लैंड में देखो, रॉबिन्सन ने एक स्पीच दी, आपने पीछे देखा होगा, कितनी तादाद में लोग, उसमें कोई धर्म की कोई बात नहीं होगी। क्रिश्चियन नहीं, जो उसकी आप भाषण सुनोगे, उसने कहा कि ये बाहर के लोग आ गए और बाहर के लोगों ने हमारी नौकरियां छीन ली और हम माइनॉरिटी बन गए अपने देश में। ये उसका लहजा था, मैंने सुना है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। तो विश्व में तो ये हो रहा है कि बाहर के लोगों ने आके हमारी नौकरियां छीन ली और इनको अब बाहर निकालो, तो एंटी इमिग्रेशन मूवमेंट शुरू हो गई। यहाँ सिचुएशन है कि वही कि आप जो आ चुके हैं उनको बाहर निकालो। तो ये जो, और साथ साथ में जो बाकी राजनीतिक जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं वो कमज़ोर हो गई, हर देश में कमज़ोर हो गई। और आप हिस्टोरियन हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, आप बताइए इसके पीछे वजह क्या है? अब एक वजह को ढूंढना या आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है। ये बात जरूर सही है कि जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या द सर्च फॉर आइडेंटिटी, इस धारणा को काफ़ी ताकत मिली है पिछले 8-10 सालों में। दैट इज़ वेरी एविडेंट। पर इसके साथ साथ कुछ और कारण भी दिखते हैं। अब जैसे अगर आप हमारे खित्ते को देखें, इफ यू लुक एट साउथ एशिया, what has happened in Sri Lanka, in Bangladesh, in Nepal, there's not one single reason. In Sri Lanka, what appeared to be a right of center party was thrown out by a popular insurrection, and now what has come in its place is a party which was actually communist. Correct, left of India. Yes. In Bangladesh, you had a centrist party, Right. Which had an authoritarian tendency, but it was a centrist party that has been thrown out by a popular insurrection, and what has taken its place appears to be something which is led by Islamists. वही कम्युनिस्ट में, तो नेपाल में कम्युनिस्ट को निकाल दिया। नेपाल में कम्युनिस्ट को निकाल दिया। तो कोई एक सिंगल मतलब वजह दिखती नहीं है साफ।
तो इसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी तो है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी है, पर ये जितने भी हमारे भारत को छोड़ के अगर आप पूरे साउथ एशिया को देखें, मतलब जितने भी देश हैं दे आर सिंगल रीजन कंट्रीज, you know, they don't have a diverse mix of populations. So identity politics does play a role, but I think the bigger reason very evidently, और जो सबसे मुख्य कारण है, that is the easy reason, जो आसान सा एक्सप्लेनेशन मिलता है वही सही एक्सप्लेनेशन होता है, एंड द रियल एक्सप्लेनेशन इज गवर्नेंस फेलियर, मैसिव गवर्नेंस फेलियर। अब उसमें टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट प्लेज अ रोल in amplifying how great has been that governance failure and how divorced people feel from the ruling elite. So that is certainly a factor which has impacted South Asia. और काफ़ी हद तक मुझे तो ये लगता है कि South Asia has also demonstrated a kind of autonomy, because what is happening in the US or what is happening in Ukraine and what is happening in West Asia, I mean, these are all the meta-narratives which dominate our thinking. But actually South Asia has gone on its own trajectory. Afghanistan में अगर आप देखिए, you see what happened in Myanmar in 2021 with a military coup. So it is, I think, to my mind, quite apart from what is happening at an international level and at a global level, this is a time when we need to really think about what is happening around us. उस पर चर्चा पे विस्तार से करेंगे, लेकिन एक चीज़ कॉमन मुझे लगती है, करप्शन सारी दुनिया में कहीं भी देख लो, वेस्ट में, यहाँ में बहुत बड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है, रोज़गार पे बहुत फ़र्क पड़ा है, और जो गैप रिच और पुअर में है, अमीर और गरीब में है, वो बढ़ता गया है। हाँ, और क्योंकि सोशल मीडिया इसको दिखाता है, ये है वजह मेरे हिसाब से अस्थिरता की। आप क्या कहती हैं? नहीं, जिस बात से आपने शुरुआत की थी कपिल जी, मैं वहीं पर कहना चाह रही हूँ कि लिबरलाइजेशन के बाद जो हमने देखा 2008-2009 में एंटी ग्लोबलाइजेशन पे आ गया। जैसे आप कह रहे थे, जो अमीर देश थे वहाँ पे लोग कह रहे थे कि हमारी सारी नौकरियाँ तो चीन और इंडिया ले गया। इंडिया, चाइना, रशिया ऐसे देशों में एक धारणा बन गई कि हमारा जो अपना कल्चर है वो चला गया, ये ग्लोबलाइजेशन के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अमेरिकनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन जो भी। तो एक ऐसे मतलब सोच बढ़ रहा था ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ। 2010s में अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड हमने देखा कि पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स बहुत बढ़ी थी। तो जो लीडर्स एक तरह का कल्चरल नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म इस दिशा में जा रहे थे। डेमोक्रेसीज में वो मतलब बाकायदा इलेक्ट होकर आए थे। एक स्कॉलर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है, व्हाट इज पॉपुलिज्म। उन्होंने 17 ऐसे देशों को देखा जो डेमोक्रेसीज थे, लोकतंत्र थे, जहाँ पे इस तरह का कल्चरल नेशनलिज्म, ग्रीवांस पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म, और जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी का एक अंग हो गया, इनको बहुत बढ़ा मिला। अब 2020s पे आ जाइए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉक किस चीज़ से हुआ है? कोविड। अगर आप दूसरे देशों को ना देखें, हम सिर्फ साउथ एशिया में देखें, कोविड का क्या असर हुआ, तो अब आप देख रहे हैं कि ये धारणा बढ़ रही है कि नेशनलिज्म से कुछ ज़्यादा है, कुछ ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस पॉलिटिक्स पे लोग बढ़ रहे हैं, और सोशल मीडिया जैसे आपने कहा लोग देख रहे हैं। अब कोविड से 3 चीज़ें हुई सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में, और कंट्रीज़ में हो सकी होंगी, लेकिन मैं साउथ एशिया की बात करूँगी। एक तो रेमिटेंसेस, ये सब घट गई, बल्कि बंद ही हो गई क्योंकि लॉकडाउन हुआ था। और जैसे नेपाल है, वहाँ 30% शायद रेमिटेंसेस से उनकी आमदनी आती है। इंडिया में शायद कम है, 3%, लेकिन श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इन सब देशों में लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं, वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं। दूसरी चीज़ थी एक्सपोर्ट्स। आज के ज़माने में, और बल्कि अब एंटी इमिग्रेशन जो सेंटिमेंट जिसकी आप बात कर रहे थे, इसका मतलब है कि ये जो नौजवान है, पहले तो उनकी नौकरियां छिन गई, अब लग रहा है कि नौकरी मिलेगी भी नहीं। अमेरिका तक आप आज जा नहीं सकते, वीज़ाज नहीं मिल रही हैं। दूसरी बात थी एक्सपोर्ट्स। प्रोटेक्शनिज्म पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स, जैसे मिस्टर ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए 50% भारत पे, लेकिन और भी देशों पे लगाए 25-20 जो हमारे से खास नहीं है उनका। उसकी बात किसी और दिन।
लेकिन एक्सपोर्ट्स बंद होने से फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, यूनिट्स बंद हुए हैं, यहाँ पर भी लोगों को बहुत आक्रोश है इस वजह से। और तीसरा था टूरिज्म। आप नेपाल को देखिए, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सब को काफ़ी झटका हुआ है क्योंकि टूरिज्म बंद हो गया था। और अन्य इलाकों के कंपैरिजन में साउथ एशिया एक ऐसे रीजन है जहां इंटरनल इतना नहीं होता है। इंटरनल ना टूरिस्ट जाते हैं, इंटरनल ना बिजनेस होता है, ना एक्सपोर्ट्स होता है। इंट्रा सार्क और इंट्रा साउथ एशिया जो ट्रेड है वो 5% के करीब है। यूरोपियन यूनियन को आप देख लीजिए, वहाँ 50 से 60% उनका जो ट्रेड है, आयात निर्यात, वो अपने देशों में करते हैं। तो जब कोविड का दबाव हुआ तब वो अपनों में वो अपना ट्रेड रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी मतलब भारी सदमा पहुँचा है लोगों को। मुझे लगता है इसका लोगों ने ज़्यादातर देखा नहीं, क्योंकि कोविड खत्म हो गया, फिर लोगों ने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन ये एक जनरेशन है जिसके अपने मन में अस्थिरता है, रेजिलियंस उनको बनाना पड़ा, लेकिन उनको मतलब उनको किसी चीज़ पे वो विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस माहौल में जहाँ पे नौकरियाँ भी कम हो रही हैं, जैसे आपने कहा करप्शन के बारे में लोग चीज़ें बढ़ रही हैं, और इंट्रा रीजनल कोई ऐसी मैकेनिज्म्स नहीं है जो एक दूसरे की मदद कर सकें। इंडिया दूसरे देशों को अपना मतलब किसी तरह से मदद कर सके। इस वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा आक्रोश हुआ है। अब बात करेंगे हम साउथ एशिया में और हमारे जो संबंध हैं अपनी पड़ोसी देशों के साथ। इसमें मुझे एक फैक्टर लगता है कि चाइना की इकोनॉमी इतनी तेज़ी से, इतनी गति से बढ़ी, तो चाइना एक फैक्टर बन गया है हमारे पड़ोसी देशों के प्रति, क्योंकि जो इकोनॉमिक एड मेरे ख्याल चाइना ने इन्वेस्ट किया है अबाउट $65 बिलियन इन द रीजन, और हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है उसके मुकाबले में, $12 बिलियन। तो एक तो ये है। दूसरा, ये जो पड़ोसी देशों के जो एंटी इंडिया एक सेंटिमेंट है, भारत के खिलाफ जो सेंटिमेंट है, उसकी वजह क्या है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, कुछ एंटी इंडिया सेंटिमेंट तो हमेशा रहा है, कोई नई चीज़ नहीं। अगर आप दक्षिण एशिया देखिए तो हम सबसे बड़े देश हैं, और अगर अंग्रेजी में कहूँ, वी आर बाय फार द लार्जेस्ट कंट्री। तो एक रिजेंटमेंट होती है। अब सवाल यह है कि हमने उस रिजेंटमेंट से कैसे डील किया। मुझे याद है ये कि गुजराल साहब ने एक डॉक्ट्रिन जो उन्हीं के नाम से चली थी, उन्होंने ये कहा था इन दक्षिण एशिया के देशों से कि देखिए, जब तक आप हमारी सिक्योरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम आपकी पूर्ण मदद करने को तैयार हैं, और अपनी जो हमारी डेवलपमेंट यात्रा है उसमें आपको साथ ले चलें। मोदी जी ने, अगर आपको याद हो, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण करी 2014 में, सार्क के सब मुखियाओं को बुलाया और सब आए यहाँ। बिल्कुल। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वो भी आए, प्रधानमंत्री, वो भी आए। उनकी फौज बहुत नाराज थी उनसे, लेकिन वो आए यहाँ। तो मोदी जी ने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास, जो उनका स्लोगन था, उसमें पश्चिम एशिया के देश भी शामिल हैं कि भारत उनको अपने साथ ले जाना चाहिए। लेकिन आज के दिन आपने जैसे बताया, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान में जो परिवर्तन आया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, और फिर सार्क से आगे बढ़े तो म्यांमार। तो वो जो एक स्वप्न था कि पहले तो सार्क बंद हो गया, अच्छे कारण थे जिसकी वजह से बंद हुआ, लेकिन बंद हो गया। उसके बाद बिम्स्टेक का हमने सोचा, बिम्स्टेक भी बांग्लादेश के बाद खत्म है, नेपाल क्या करवट लेगा भी पता नहीं। अब इस सब के बीच में आपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कहा, राघवन जी ने कहा, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन और हर देश में अलग अलग कारण है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो मैंने देखी वो ये है कि धर्म की भावना हर देश में फैली। बट नेपाल तो हिंदू देश है, तो वहाँ पर भी ये भावना फैली है, लेकिन क्या करवट लेगी ये अभी पता नहीं। दूसरा, बांग्लादेश में सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अब कौन आए हैं? जमात के पीछे जमात। श्रीलंका में हम बात नहीं करते,
लेकिन बौद्ध संघ वहां पर है ज्यादा। म्यांमार में क्या है? संघ। और संघ जिस तरह रोहिंग्याओं के साथ उसकी सोच है वो सबको मालूम है। तो अब मेरा आपसे अर्ज ये है कि एक ये इंग्रेडिएंट बन गया है आइडेंटिटी में जो पहले थोड़ा बहुत दबा। क्यों बना है? अब इसका कारण एक तो अस्थिरता है, जो कि जिसके कारण जो कोविड, और अस्थिरता जब होती है तो फिर ये देखा गया है, इतिहास साक्षी है इसका, कि लोग उन एंकर्स की तरफ जाते हैं जिसको वो यूज टू है, which provide some kind of psychological satisfaction, and religion is the first anchor you go to. अब दूसरी चीज चीन की, ये तो साफ जाहिर है कि पहले चीन ने बायलैटरल रिलेशनशिप्स शुरू करी, सभी BRI मान रहे हैं, सब देश से शुरू करी। BRI वाज द इंस्ट्रूमेंट। अब जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि ट्राइलैटरल मैकेनिज्म शुरू, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, उसमें 6th राउंड अभी वैंगी यहाँ आए, उसके बाद अफगानिस्तान गए जहाँ पर ये ट्राइलैटरल हुआ। ज़्यादा पढ़ा नहीं इस बार, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं बहुत ही ख़राब हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने शुरू कर दिया। फिर खबर आई कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ये पहली बार हुआ है, कुनमिंग में एक ऑफिशियल लेवल पर हुआ। अब ये मेरा, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ, कि चीन ये चाहता है कि साउथ एशिया को वो कब्जे के एक इन्फ्लुएंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें वो ही नहीं रहे, लेकिन वो उसमें वो रोल प्ले करे जो कि भारत सार्क में करता है, कि वो लीड करे। और आखिरी चीज मैं आपसे कहूँ, चीन का रवैया जो मैं देख रहा हूँ भारत के प्रति, वो ये है कि भारत बड़ा देश है लेकिन हमारी तुलना में कुछ नहीं, और अंतोगत्वा वो खाली एक साउथ एशिया का देश है, बड़ा साउथ एशियन देश है, और हम उसके साथ वही व्यवहार करेंगे। हमें अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता है ये कहने, लेकिन इस वक्त वास्तविकता है कि चीन एक विज्ञान में उसकी प्रगति आप देख लें, तकनीक में, दरअसल जो इस वक्त जो खौफ पश्चिम के देशों को सता रहा है, अमेरिका को सता रहा है, वो चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर तो है ही, सप्लाई चेन्स में उनकी पोजीशन, लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस उनका हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी में, उससे वो घबराए हुए हैं बिल्कुल। क्वांटम कंप्यूटिंग में वो कहाँ जा रहे हैं, कम्युनिकेशंस में कहाँ जा रहे हैं, स्पेस में कहाँ जा रहे हैं, ये सब ये वास्तविकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि हम आखिर करें तो कैसे जाएं, और हमें इस पे विचार करने की, इस दुनिया में जो डिजिटल दुनिया है उसमें हम कितने मैथमेटिशियन प्रोड्यूस कर रहे हैं। भाई द वर्ल्ड इज रन बाय एल्गोरिथम। बट अब तो सब चीज तो मतलब के हिंदी में पढ़ाई जाएगी ना साहब, हिंदी में आप गणित पढ़ाएं, मुझे कोई उसमें इतराज नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप अच्छे मैथमेटिशियंस विश्व स्तर के बना दें, जो कि हम कहते हैं बनाते थे एक वक्त, बनाते हाँ, वो आप कर दें, किसी हिंदी में करें, क्षेत्रीय भाषाओं में करें, बिल्कुल ठीक, लेकिन बनाएं तो उस पर जोर तो दें। ज्यादा जोर हो रहा है कि हम प्राचीन में काल में कितनी महाशक्ति थे, वाकई थे, सर्जरी करते थे, लेकिन प्राचीन काल से ज्यादा वर्तमान को तो देखें और भविष्य को देखें। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हुआ सो हुआ, 2009 से लेकर अभी 24 तक हसीना जी वहाँ राज कर रही थी, हमें भनक तक नहीं लगी कि ये क्या होने वाला है। नेपाल में जो हुआ सो हुआ, हमें भनक तक नहीं लगी कि क्या होने वाला है नेपाल में। हमारी ये जो कूटनीति है, जो हमारी फॉरेन सर्विस है, इनको पता नहीं रहता कि क्या होने वाला है। मेरे विचार में कुछ हद तक तो पता था, पर वो इतने जल्दी से और इस स्तर का बदलाव होगा इसकी किसी को भनक नहीं थी। और दूसरी बात ये भी हमको एक चीज़ समझनी चाहिए कि इट्स नॉट ईजी टू ऑलवेज स्टीयर इवेंट्स इन द डायरेक्शन वी वांट।
जो बांग्लादेश में हो या नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, अपने आप में हम हर पूरे उस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। Knowing one's own limitations is also important. ये बात मैं आपकी मतलब पूरी तरह से मानता हूँ कि हमारे खित्ते में क्या हो रहा है उसके बारे में हम कुछ कर सके या ना कर सके वो दूसरी बात है, पर हो क्या रहा है वो उसकी जानकारी हमें हमेशा रहनी चाहिए। अब देखो सऊदी अरेबिया के साथ अब समझौता हो गया, एक डिफेंस का डील हुआ है पाकिस्तान, और हमें पता था, हम कहते हैं कि हमें पता था, वो तो जो हम कर क्या रहे थे विदेश पर, इसमें वही मैं कहूँ कि देयर आर लिमिटेशंस टू व्हाट यू कैन डू। ये जो डील हुई है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच, इसमें व्हाट रोल कुड वी हैव प्लेड टू प्रिवेंट इट, बिकॉज इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं और बहुत गहरे हैं। एंड पाकिस्तान ने हमेशा काफ़ी हद तक सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस और बट मुझे लगता है कि हिंदुस्तान थोड़ा आइसोलेट हो रहा है। मेरी अपनी राय है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि साउथ एशिया में आइसोलेट हो रहा है, विश्व में आइसोलेट हो रहा है। हमें मालूम नहीं हम किस तरफ जाएं। चीन के साथ हम जा नहीं सकते, अमेरिका हमें तंग कर रहा है, हाँ, टैरिफ बढ़ा रहा है और हमें कोई राहत मिल नहीं रही। तो और जो पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है हम कोई बयान नहीं दे पा रहे। तो हमारे दोस्त कहाँ हैं? जो आप कहीं भी चले जाओ, कोई ऐसा दोस्त हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा। पाकिस्तान के साथ तो फिर भी लोग खड़े हो रहे हैं। कुछ बदलाव तो कोई तो राजनीति में इसमें कोई कमी होगी, आप बताइए। नहीं, मैं कहूँगी कि हाँ ज़रूर, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बहुत पुराने रिश्ते हैं, 50 साल से मिलिट्री इनकी एक साथ काम कर रही है, लेकिन हमारे भी अच्छे रिश्ते थे सऊदी अरेबिया के साथ। प्रधानमंत्री अभी अप्रैल में वो गए थे, जिस दिन पहलगाम का अटैक हुआ था वो रियाद में थे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे थे सऊदी के साथ। ऐसा नहीं है कि सऊदी को पता नहीं होगा कि भारत पे क्या असर होगा इस तरह के म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का। और आप अगर उसे पढ़ें तो वहाँ लिखा है स्पष्ट तौर से उनके जॉइंट स्टेटमेंट में, जिसमें उन्होंने विवरण किया है अपने एग्रीमेंट का, कि एन अग्रेशन अगेंस्ट वन ऑफ अस और अगेंस्ट ईदर ऑफ अस विल बी एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ ऑफ अस। अब आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चलता रहेगा। आप पाकिस्तान के साथ एक वॉर लाइक सिचुएशन में हो और इस वक्त अगर आपको किसी तरह कोई ऑपरेशन करना पड़े पाकिस्तान के खिलाफ, अब सऊदी अरेबिया उसके बीच में आ जाएगा। चीन भी साथ और सऊदी अरेबिया और ये एक नई बात है। पहले मैं जरूर कहूंगी कि पहले के बहुत रिश्ते थे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के, लेकिन 2006 के बाद जब से हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, सऊदी अरेबिया ने बहुत सेंसिटिविटी के साथ भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाए हैं। और अगर वो नहीं बना रहे इस वक्त, अगर हमें बताया भी हो, जो भी हो, लेकिन अगर इस तरह के वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसकी दो वजह हैं। एक तो ये ज़रूर है कि इजराइल ने जो कतर पे जो हमला किया, उसके बाद पूरे गल्फ में अफरा तफरी मची हुई है कि अगर गल्फ में, जहाँ आपको शायद पता होगा, कतर में यूएस का सबसे बड़ा बेस है, अलुदैद बेस जो है उनका, सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है। वहाँ पैलेस्टीनी, वहाँ हमास के लोग थे। बिल्कुल, और हमास के लोग वहाँ अमेरिका के नुमाइंदे में थे, क्योंकि वो वहाँ मीडिएशन के लिए कतर एक रोल अदा करता है। और वो अमेरिका के सीज फायर प्रपोजल के लिए मिले थे, उस पर बातचीत करने के लिए कि क्या सीज फायर हो सकता है, क्या हॉस्टेजेस को रिलीज कर सकता है। तो अगर अमेरिका इस पे कुछ ना करे कि इजराइल एक अमेरिकन एलाई, जिसके यहाँ एक बेस है इस तरह का, और हमला करे और अमेरिका कुछ भी ना करे, उनको सिक्योरिटी गारंटीज कोई ना दे, तो सारे जो गल्फ देश हैं, वहाँ बहरीन में भी तो यूएस बेस है, कुवैत में भी तो है, सऊदी अरेबिया में भी है, कि सारे ये जो गल्फ देश हैं काफ़ी मतलब वरिड हैं कि अब क्या होने वाला है। तो एक वजह ये है। दूसरी वजह ये भी है कि भारत ने जो अपना पोजीशन बनाया है इजराइल पैलेस्टाइन के मामले में, वो आज किसी के तरफ भी नहीं खड़ा है। ना इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़े हो सकते हैं, टेररिज्म के मामले पे शायद खड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपने देखा इजराइल ने जब हमला किया कतर पे, तो प्रधानमंत्री ने कड़ी निंदा की, उन्होंने कहा वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी। और ना पैलेस्टीनियंस के साथ, वहाँ 65,000 लोग मरे हैं, उनमें से 20,000 बच्चे हैं। और भारत ने शायद मुश्किल से 2 ऐसे स्टेटमेंट्स दिए होंगे पिछले साल में जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि कौन कर रहा है, किस पे कर रहा है, किस तरह से उन पर गुजर रही है। तो मुझे लगता है हम ना घर के ना घाट के बन गए हैं। तो गल्फ में हमारी जो हस्ती थी वो शायद उसमें थोड़ी सी वो घटी है।
तीसरी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद हमें आज तक हमें सोचना चाहिए कि हमने क्यों, जो पार्लियामेंटेरियंस जब गए थे, इनफैक्ट आपके शो पे शायद राय पहली बार बताई गई थी, लेकिन वो जब वापस आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गल्फ देशों में हमें बार बार पूछा जा रहा था कि आप पैलेस्टीनियन के बारे में क्यों नहीं, पैलेस्टाइनियन के बारे में, और हमारे देश में माइनॉरिटीज की क्या स्थिति है। अगर हम सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारी किस तरह से हमारी इमेज बन रही है वर्ल्ड में, और हम बस कहते रहे कि विश्वगुरु विश्वमित्र जो भी है, तो इस तरह से तो कूटनीति नहीं बनेगी। कूटनीति तभी बनेगी जब हमें, एज एम्बेसडर राघवन सेड, कि वी मस्ट आल्सो हैव द ह्यूमिलिटी टू नो व्हाट द सिचुएशन इज। अब देखो नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में ओली सत्ता में आए, 2020 में आए, फिर दोबारा सत्ता में आए, ठीक है ना, और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई लिपुले और काला पानी उन्होंने क्लेम किया, हाँ, और उस पर नाराज़गी थी। तो हमें ये नहीं मालूम था कि नेपाल में ऐसा बदलाव आने वाला है, चीन के साथ ये मिलेंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, हम अपने के साथ रिश्ते अच्छे रखें, क्योंकि नेपाल तो एक लैंडलॉक कंट्री है ना, बिना हमारे तो उनका कुछ हो ही नहीं सकता। सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ से जाता है, सब वस्तुएं यहाँ से जाती हैं, और फिर मधेशी हुआ तो उन्होंने हमें ब्लेम किया कि हमारी वजह से ब्लॉकेड हो रहा है। तो ये तो एक इतिहास की बात है, ये 2015 की बात है। तो हमें मालूम है कि भाई नेपाल में हमारे खिलाफ एक एंटी इंडिया फीलिंग हो रही है, लेकिन हमने उसके बावजूद कुछ नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया। और ये क्यों? मुझसे पूछ। हाँ, आपसे पूछ। देखिए, नेपाल में भी एक एंटी इंडिया फीलिंग थोड़ी बहुत हमेशा, वो शुरू से रही। वही छोटा देश बड़ा देश। अब नेपाल में भारत उनकी, चाहे हम चाहें या ना चाहें, उनकी अंदरूनी राजनीति का एक हिस्सा बन जाता है, इनेविटेबली बन जाता है। हम चाहे कितने भी किनारा कशी करें, वो आपस में जब बात करते हैं तो भारत की आ ही जाती है। अब जहां पर हम समझ नहीं पाए वो ये कि इतनी तीव्रता से ये आंदोलन जो है ये बढ़े। अब उसमें बहुत लोग तो एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज बना रहे हैं। हाँ, करेक्ट। लेकिन उसका जो ट्रिगर था, चाहे कोई भी थियरी अब बनाए, वो सोशल मीडिया बैन था। अब यहां पर इसमें आपकी एक कमी होती कि आप छोटे देश में भी उनको सलाह दे सकते हैं कभी कभी कि भाई ऐसा कदम मत उठाओ जिससे जनता भड़के और एक ऐसी आग लगे कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाओ। लेकिन वो फाइनली डिसीजन तो वही लेता है। और यहाँ मुझे लगता है कि एक बार जब ओली साहब को भी समझ नहीं आया, हाँ करेक्ट, उन्होंने पहले बहुत सख्त कदम उठाए, 19 बच्चों को मारा। वो बच्चे थे भी कितने, 12 साल 14 साल 16 साल, उनको मारा। और अगले दिन तो फिर जो आग भड़की तो वो उसने सबको तहस नहस कर दिया। अब ये क्या हमें समझना चाहिए था कि सामग्री बन रही है, भावनाएं यूथ में बढ़ रही हैं, और वो कह क्या रहे हैं, नेपो किड्स। उनको भी यही आप जो कह रहे हैं कि खाई बढ़ रही है गरीबों में और अमीरों, वही वो बात वही है। हाँ, इसमें एक और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर भारत की तरफ हम देखें, हमारी, और आप तो इतने दिनों दौर, आपने कितने दशक गुजारे हैं राजनीति में, आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे। पहले हम जब कहते थे कि हम प्रगति कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं, वो करी है स्वतंत्रता के बाद से, अभी आज का भारत वो भारत तो नहीं है, लेकिन हम हमेशा उसके साथ साथ अपनी एक ह्यूमिलिटी के साथ ये भी कहते थे कि बहुत रास्ता हमने तय कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत रास्ता तय करना है। हम ये कहते थे कि हमारी कृषि में एक विशेष मुश्किलें, 50% लोग आपकी कृषि में हैं, 15% GDP वहाँ से आता है, तो साफ जाहिर है कि कृषि की क्या हालत है, किसान की क्या हालत है, गुर्बत कितनी, और हम उसको छुपाते नहीं थे। आप छुपाते हैं, हम उसको अपनी प्रगति के साथ साथ ये भी कहते थे
कि भाई अगर फ्री हम ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो फिर हमें एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना ही होगा। हम वो उस पर हम उसको उन लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि हमारे नैरेटिव में, शायद मेरे सहयोगी इसको मुझे गलत समझें या गलत कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ, हमारे नैरेटिव में आजकल खाली एक ये दिखाया जा रहा है कि हमने यहाँ प्रगति करी, हम अब थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होंगे। हाँ बिल्कुल। ये भूल जाते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी के साथ साथ हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है। बिल्कुल सही। कि हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में कहीं जगहों तो सब सहारन अफ्रीका के नीचे सही बात है, सही कि रिच एंड पुअर का गैप कितना हम बड़ा है। कूटनीति से दूर हो गए जरा। नहीं, हम अगर इस हकीकत को दुनिया के सामने बयान करने में शर्माते हैं तो हमें शर्माने, पहले तो हम नहीं शर्माते थे, क्योंकि अगर 1947 देखिए और आज का भारत देखिए तो वो दुनिया मानती कि आपने बहुत प्रगति की है और दुनिया आपकी प्रगति से इम्प्रेस्ड है। अब मैंने देखा वो क्या जो अमेरिका का ट्रेजरी सेक्रेटरी, नहीं लुटनिक या ट्रेजरी सेक्रेटरी ने शायद, कॉमर्स सेक्रेटरी तो लुटनिक है, वो ट्रेजरी बेसेंट है शायद, उनमें से एक किसी ने कहा कि आप 140 करोड़ के देश हैं, आप इतने महान बड़े देश हैं, इतनी इकॉनमी, यू कांट बाय अ बुशल ऑफ कॉर्न फ्रॉम अस, कि एक मक्के की आप थोड़ा मक्का हमसे नहीं खरीद सकते। अब उस क्या दिखाता है कि उसके जहन में भारत की जो मुश्किलें हैं, जो भारत की गुर्बत है, उस पर नजर नहीं है, क्योंकि आपने वो नजर ढकने की कोशिश करी। हम, अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूं, एक पुलिस एजेंसी सिक्योरिटी के लिए व्यू कटर्स लगाती जानते मैं क्या आप भी व्यू कटर्स की वहां कहीं, और वो व्यू कटर्स का एक व्यू कटर्स तब भी लगते हैं कि अगर कोई नेता जा रहा है, विदेशी नेता आया है, उसके मार्ग पे कुछ धब्बे हैं तो व्यू कटर लगा के वो धब्बों को थोड़ा ढकने की कोशिश होती है। सही बात। तो हम अब अपनी नैरेटिव में व्यू कटर पे व्यू कटर पे व्यू कटर लगाते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि वो नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, मैंने इनसे नेपाल के बारे में पूछा, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ। अब ये तो नहीं कि बांग्लादेश के बारे में ये कहा नहीं जा रहा था कि वहाँ की जो सरकार है वो सही तरीके से इलेक्शन नहीं कराती, कहा जा रहा था, विश्व के लोग कहते थे वहाँ करप्शन बड़ी ज़्यादा है, दूसरी पार्टी को जेल में रखा हुआ है, कहते थे ना। तो हमें मालूम था किस दिन तो बम फटेगा, और फिर भी हम कहते रहे और कभी सलाह नहीं दी हसीना जी को हमने। तो वो जो नेपाल में हुआ वही बांग्लादेश में हुआ। तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों फॉरेन सर्विस में हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप कोई निंदा करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक है। नहीं, उनको दी सलाह शायद दी और उन्होंने शायद ली नहीं। ये सही बात है, ये कई बार दी। और हो सकता है कि सलाह ये 2-3 बार या शायद ज़्यादा भी दी, और कुछ हद तक काफ़ी लोग बांग्लादेश में भी ये सलाह दे रहे थे कि बात बहुत आगे बढ़ रही है। पर जैसे मैंने कहा कि कुछ हद तक हमारे भी लिमिटेशंस हैं। एक हद से आगे आप अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में उनको कह नहीं सकते कि आपको ऐसे करना चाहिए। अगर वो गलती भी कर रहे हैं तो उनकी खुद की गलतियां हैं। दैट इज़ व्हाट सॉवरेनिटी इन द एंड मीन्स, एंड यू शुड नॉट इवन ट्राई इट। अगर कोई गलती कर रहा है तो फिर दूसरी साइड से आपको बातचीत करनी चाहिए ना। चलिए मान लिया कि हसीना जी गलत कर रही थी, आपको मालूम था कि दूसरी साइड, ये स्थिति तो ना आती कि आज के दिन चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहली बार मिले हैं 2071 के बाद, इससे पहले तो कभी मिले नहीं। तो आप इतना तो कर सकते हो कि दूसरी साइड से, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। ये नहीं, देखिए देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू, एंड समटाइम्स हाइंडसाइट से और भी चीजें होती हैं जरूर कि हम करनी चाहिए थी। पर मेरे विचार में आई थिंक द पॉइंट ऑल्सो इज कि हमने, क्योंकि एट दिस पॉइंट कि हम मतलब अपने खुद के नैरेटिव में इतना खो गए that we actually started thinking too much about the wider world and not enough about our region. मुझे लगता है हम अपना मुकाबला वर्ल्ड के सबसे बड़े देशों के साथ करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ऑलवेज वन शुड लुक अप, बट हम अपने गिरेबान में जो हो रहा है उसमें इतनी नज़र नहीं लगा सकते। और हम ये भी करते हैं कि
जो हमारे नेबरहुड में होता है उसके साथ हम सहानुभूति नहीं दिखाते हैं, सेंसिटिविटी नहीं होती है, एम्पैथी नहीं होती है। हमारा ये मानना होता है कि हमारा जो नेबरहुड है, एक मैं कहती रहती हूँ, एक जैसे रिंग ऑफ फायर है, आग का गोला है हमारे इर्द गिर्द, और ये आग का गोला कभी भी भड़क सकता है, तो ये इन लोगों से किसी तरह हमें पीछा छुड़ाना है। अब पीछा तो नहीं छुड़ा सकते, ज्योग्राफी इज हिस्ट्री। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इन देशों के साथ आगे बढ़ सकते हैं तभी हमारी तरक्की हो सकती है, इसके बगैर हमारी तरक्की नहीं होगी। इसके अलावा जो आप अभी शायद जिसका जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर जो लीडरशिप होती है, उसके साथ हम एक ये जो रवैया करते हैं कि हमारे जो लोग हैं और दूसरे लोग हैं, हमारे फेवरेट्स हैं जो इलाके में हैं। आप बांग्लादेश में देखिए, आप शायद कह रहे थे कि हसीना के तरफ झुकाव ज़्यादा था। नेपाल में आप देखिए, पहले ये रिवाज हुआ करता था, कोई ऐसे ट्रेडिशन था कि पहला कदम जो बाहर ले कोई भी नेता हमारे इर्द गिर्द, वो भारत की तरफ लेंगे। केपी शर्मा ओली जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री फिर से बन के आए। हम उनसे नाराज़ थे, पहले भी नाराज़गी थी और उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। उन्होंने मांगा कि वो भारत आना चाह रहे थे, हमने उनको न्योता नहीं दिया, तो चीन चले गए। वो 3 महीने रुक के फिर चीन चले गए। चीन बल्कि 2 बार जा चुके थे और अब भारत आने वाले थे। अब इस वक्त में हमने काफ़ी कुछ जो ग्राउंड पे जो हालात होते हैं ना, उस पे नज़र नहीं रखी, क्योंकि इनके साथ नाराज़ थे। ये मालदीव्स में भी हो चुका है। जो नए प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने पूछा कि मैं भारत आ जाऊं, हमने कहा थोड़ा रुक के, हम थोड़ा सोच के बताएंगे, वो टर्की चले गए। फिर उसके बाद हमने काफ़ी कुछ किया, मुशक्कत की उनसे ताल्लुक ठीक करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि हम अगर एक लीडर से नाराज़ हैं तो हम पूरे देश को ही दखल अंदाज कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। नहीं, बट लेकिन देखिए, आप ही से मैं बात करूंगा कि श्रीलंका में जब ये हुआ, हमने तुरंत $4 बिलियन की उनको एड दी। उससे बड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि हमारा जो उस समय जो हमने जो किया वो तुरंत किया, हमने कोई इंतज़ार नहीं की और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। और आज के दिन भी हमारे हालांकि वो कम्युनिस्ट सोच के वहाँ बैठे हुए हैं, आज के दिन में हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं हैं। तो हमें, क्योंकि हमने सहानुभूति दिखाई उस वक्त पे। इसलिए मैंने शायद उदाहरण श्रीलंका का लिया। उसके थोड़े पहले भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने किया जब किया। करेक्ट। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और हमने वो, मतलब कि हम प्रोपेगेंडा में ज़्यादा, आई एम सॉरी टू से दैट, प्रोपेगेंडा में ज़्यादा बिलीव करते हैं, रियलिटी में अब देखते नहीं। मैंने एक डिप्लोमेट से एक बार कहा था कि दाने दाने पे, पहले तो कहते थे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, अब दाने दाने पे देने वाले का नाम लिखते हैं हम कि ये कम फ्रॉम इंडिया, जो राइस की बोरी है, जो वीट की बोरी है। मैं एक इस पे कह दूं, मैं अफगानिस्तान में एम्बेसडर था, तो ये अमूमन सब जगह लिखा जाता है गिफ्ट फ्रॉम यूएस, गिफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस। मैंने अपने साथियों से कहा कि देखो, अफगान को मालूम है कि भारत क्या कर रहा है। आप कभी भी अपने मुंह से नहीं कहिएगा कि ये भारत ने आपके लिए किया है, बिल्कुल, या भारत ने आपको बसें दी, या भारत आपको गेहूं, आपकी पार्लियामेंट बिल्डिंग बना, गंदुम दे रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, कभी अपने मुंह से नहीं कहे। तो एक ने पूछा क्यों साहब, ये तो सब करते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय दस्तूर है। मैंने कहा उसके 2 कारण। पहला कारण ये है कि अफगान जो है इस वक्त बुरी हालत में है, उसके दिल पे क्या बीतती है ये सोचो। जब यूं आदमी करता है हाथ, तो उसके आप सोचें कि आप यूं हाथ फंसा रहे हैं तो उसके। और दूसरी चीज़, वो बहुत एक खुददार लोग हैं, कौम, तो ये, और उनको पता है, आपको नशर करने की ज़रूरत नहीं। तो तुम आप जो कह रही हैं, मुझे हमेशा लगता है कि इसमें थोड़ी रेटिसेंस होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं, उसको पता है कि आप कहाँ से आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है अगर आप मालदीव्स देखें या श्रीलंका देखें और कुछ हद तक अफगानिस्तान देखें, तो वहाँ पर इन तीनों देशों के साथ हमारी डिप्लोमेसी हैज बीन रियली क्वाइट इफेक्टिव डिस्पाइट मेजर सेटबैक्स। और उसकी वजह यह है दैट डिप्लोमेसी वाज कंडक्टेड विद ग्रेट सेंसिटिविटी एंड वेरी क्लिनिकली। विद बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है
कि फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई खास अंतर रहता नहीं है। नहीं, देखिए जब वो आरोप लगा रहे थे कि वहां से घुसपैठी आ रहे हैं, लगा रहे थे ना बांग्लादेश पे, उस पे भी असर पड़ता है, बांग्लादेशी पे असर नहीं Citizenship पड़ेगा। Amendment अगर आप Act- इंटरनल पॉलिटिक्स करोगे ऐसे तो नेचुरली आपके रिश्ते खराब होंगे, और आपको इस पे भी सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल विद मालदीव्स एक टाइम पर काफी बुरी बहुत स्थिति हो बुरी गई, स्थिति, उन्होंने कहा ट्रूप निकालो अपने। but then we were able to manage the situation quite well, and I think it was good diplomacy No, I which has think- worked with. But we have not had the same success with Bangladesh, but also to a great extent with Pakistan. नहीं, पाकिस्तान के Well, साथ तो I will only add this, that I think we could have avoided the situations we got into in Afghanistan and the Maldives. Sri Lanka is a case apart. That's right. But I agree that I think at the after end, initial mistakes, we corrected the- Yes, we did a course correction. I think that in Maldives it's far better today. It's Yes, it is. It is. But in Afghanistan, I do think that we are being a little diffident. We need not be that. China, Russia has openly recognized them. I'm not saying recognize them. Pakistan, We're of not course. talking to them, ऐसी बात नहीं, हम बात तो कर रहे हैं उनसे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ना। बट आपने बात की मालदीव्स की, भाई मालदीव्स की सारी इकोनॉमी हमारे ऊपर निर्भर है। Yes. मालदीव्स कहीं और जा ही नहीं But सकता। that applies for Nepal. also. Therefore, it is not आप so. जितना वो कहेंगे ना और वहां पे सुनेंगे, यही इसी बात पे नहीं, नाराजगी नहीं, होती है। मैं कहने की बात नहीं है, हमें मालूम है कि विदाउट आवर टूरिज्म एंड द इन्वेस्टमेंट्स वो मालदीव सर्वाइव कर नहीं सकता इकोनॉमिकली। हमें मालूम है इस बात का, कहने की बात नहीं है। नहीं, तो वो but तो वापस आना ही आना था। नहीं, देखिए, अब वही मैं कपिल जी अर्ज कर रहा हूँ कि आपको कहने की जरूरत नहीं है और कहना चाहिए नहीं। हमारे डिप्लोमेट्स को हुक्म होना चाहिए कि आप इसका कभी जिक्र नहीं करिएगा कि आप क्या सिस्टम से, और कभी हमें नहीं सीख करिए। लेनी चाहिए कि क्यूबा इतना छोटा सा देश है, क्यूबा जो आइलैंड है उस पे एक यूएस बेस है, फिर भी वो यूएस की कभी बात नहीं मानता है। हालांकि वो भी निर्भर हुआ करते थे पहले यूएस पे। तो हम इस तरह से नहीं किसी को जैसे धकेलना चाहते हैं कि हमसे अलग हो जाएं, देख लेते हैं कि आप क्या करोगे हमारे बगैर। करेक्ट, हमारे पास वो ताकत ही नहीं है। क्वेश्चन इज ना हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि हम ताकत दिखाएं, न हमारी डिफेंस सिस्टम्स इतने हम स्ट्रांग हैं कि हम किसी पे रौब दिखाएं। तो जब तक ये स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक हम कूटनीति में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और देखिए आप चले गए शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप की मीटिंग में चले गए, आपको क्या मिला वहाँ? कुछ नहीं मिला। चीन के साथ बात बढ़ी थोड़ी सी, क्या बात बढ़ी? और रूस और चीन के नेताओं के साथ जो स्टेटमेंट आई उसमें कोई इसमें हमारे पक्ष में कोई बात नहीं थी। तो आपको अल्टीमेटली आपको वापस अमेरिका बात जाना तो पड़ेगा अमेरिका पास ही, क्योंकि चीन के साथ आप ठीक ठाक है, मगर ऐसा आप अपना रिश्ता रखिए ताकि कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन अगर बढ़ना है तो फिर अमेरिका के साथ ही बढ़ना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं। आई थिंक थोड़ा कपिल बैलेंस तो करना पड़ेगा। अमेरिका के आप जो कह रहे हैं, अमेरिका का बाजार हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट होता है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि साउथ में जो माइग्रेंट लेबर वहाँ आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ, हाँ तिरुपुर में, वहाँ से वो उनका पलायन हो रहा है, क्योंकि वो तो कारपेट इंडस्ट्री में मुझे मालूम है क्या हाल है। और सब अरे एमएसएमई सेक्टर खत्म सब हो आप गया। देख लीजिए, उनको ये पता है सबको, तो उनसे कुछ न कुछ तो समझौता करना पड़ेगा। चीन, मेरा अपने पर्सनल व्यू हो सकता है मैं गलत हूँ, कि लॉन्ग टर्म में आपका स्ट्रेटेजिक राइवल है, ये वास्तविकता है। इससे रूस से पारंपरिक रिश्ते हैं, ठीक रखने हैं, थोड़ी दूरी आ गई थी, लेकिन एक परसेप्शन आ गया था भारत में, और अब मैं कहूँ विश्व के कई हलकों में, कि भारत का रिलेशनशिप से विद अमेरिका इज नाउ सुपरसीडिंग इट्स अदर रिलेशनशिप्स इन अ वेरी बिग वे। आई डोंट नो, आप ज़्यादा
सबसे बात करती हैं आप, हम लोग आप तो बताइए। रिटायर्ड हैं। नहीं, मुझे लगता है 2016 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वी हैव श्रग्ड ऑफ द हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, तब लोगों ने काफ़ी सराहना की थी कि अमेरिका के साथ एक अच्छा मतलब रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन एक रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स। उसके बाद मुझे लगता है कि चाहे वो क्वाड पे था, चाहे वो जो अग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं अमेरिका के साथ, जो अमेरिका का रुख बन गया कि यहाँ पर डिप्लोमेट्स आते थे और चीन के खिलाफ या रूस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ कुछ ना कुछ पब्लिकली बोल देते थे, इस सब का एक असर हो गया कि लगने लगा कि भारत भी वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बन गया था। 2022 के बाद थोड़ा सा उसमें बदलाव आया जब हमने कहा कि रूस से हम नाता नहीं तोड़ेंगे, और उसके बाद अगर आप देखें फिर रिलेशंस और देशों के साथ भी थोड़ी हद तक बेटर हुई थी। लेकिन आई डोंट अग्री कि हमें इस तरफ या उस तरफ जाना चाहिए, हमें अपने दो पैरों पे ही खड़ा होना पैरों पे तभी खड़ा होंगे अगर आर्थिक स्थिति हमारी और आर्थिक स्थिति भी अंदरूनी ताकत से बनेगी। बिल्कुल अंदरूनी ताकत से बनेगी। स्टॉप बिलीविंग आवर ओन प्रोपेगेंडा। एग्जैक्टली नहीं बिल्कुल सही कहा। अब देखिए आप ये साउथ एशिया की आप सिचुएशन देखिए, बांग्लादेश में क्या होगा हमें नहीं मालूम, आने वाले दिनों में क्या होगा, नेपाल में क्या होगा हमें नहीं मालूम, भूटान भी चीन के साथ बातचीत कर रहा है आज के दिन, पहले नहीं करते थे, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हैं ही हैं, आपको मालूम है क्या हैं वो रिश्ते। उधर थाईलैंड और कंबोडिया के साथ लड़ाई हो रही है, उधर म्यांमार पूरे कंट्रोल में नहीं है, उनकी जुंटा गवर्नमेंट पूरे कंट्रोल में नहीं है, वहाँ भी कुछ टेरिटरीज आर ऑक्यूपाइड बाय अदर्स, ठीक है। और इस सिचुएशन में, और थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर साहब को आपको मालूम है, तो मतलब कि राजनीति अस्थिर है, और जो हमारी जो WTO जो है दैट इज डिसमेंटल्ड। अब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बायलैटरल रिलेशनशिप। बायलैटरल में आपके कितने FTAs आप कर सकते हो, उसमें कितना आपको फायदा होगा, कितना नहीं होगा। FTOs भी तभी आप जिस इज लाइक सेइंग यू हैव अ बायलैटरल रिलेशन विद एनीबॉडी, जो ताकतवर है वो अपनी कंडीशंस मनवाएगा। बात होती है ताकत की, हमारे पास ना आर्थिक ताकत है ना हमारे पास राजनीतिक ताकत है। और आज हम FTA की बात करते हैं, लेकिन जो पहले हमने FTA किया था सैफ्टा साउथ एशिया में, उसकी तो बिल्कुल हमें कोई परवाह नहीं है, उसको तो खत्म कर दिया। दिस इज वन प्रॉब्लम व्हिच हैज इमर्ज्ड कि मतलब वी हैव लॉस्ट ग्रिप ऑन द रीजनल नैरेटिव। एग्जैक्टली नहीं, And we are looking at individual countries bilaterally, but वो जो regional sweetener था in which India had a leadership role, that we have given up, और उससे एक vacuum create हो गया। सही बात। आई वुड सबमिट कि ऐसा नहीं है कि आर्थिक ताकत नहीं, नहीं पूरा मैं कह दूं, नहीं पूरा तो कभी नहीं हो सकता। पूरा आर्थिक ताकत नहीं है, लेकिन हमें जो हमारी ताकत है उसको एग्जैजरेट नहीं। दैट इज व्हाट आई विल सबमिट टू यू कि, और यही मैंने आपसे कहा कि जो नैरेटिव हम बना रहे हैं कि साहब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ये वो नहीं, पर अगर हम इसको एक सक्रिय तौर से देखें, पॉजिटिवली हम देखें, अगर आज भारत का मार्केट पूरा साउथ एशिया था तो हमारा जो मार्केट होता वो डबल हो जाता। अगर हम रिसोर्सेज को साउथ एशिया से ले पाए, टूरिज्म, स्टूडेंट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स की वीज़ाज हम खोल देते, तो जो साउथ एशिया ही होता उससे ही हमें ताकत मिलती। लेकिन हमने आज साउथ एशिया को बिल्कुल नकार दिया है। अब हम जो करते हैं, जैसे आपने कहा, बायलैटरल तौर पे कुछ देशों के साथ ठीक होगा, लेकिन वैसे हम सिंगापुर देखेंगे या जापान देखेंगे या अमेरिका देखेंगे या यूरोप देखेंगे, साउथ एशिया को जो हम एक रीजन की तरह हम देखते थे, आज हम देखते नहीं है, और उससे हमें काफी नुकसान है। तो उसकी गलती किसकी? गलती ये सोच की है कि हमारा जो नेबरहुड है वो काउंट नहीं करता, कि उसका कोई सार्क चल रहा था, फिर सार्क खत्म हो गया। नहीं, ये तो गलती थी कि जब सार्क से हम हटे, हमने ये नहीं सोचा कि अब क्या होना चाहिए। हमने सोचा बिम्स्टेक इसकी जगह ले लेगा, पर बिम्स्टेक की खुद कमियां निकली, क्योंकि म्यांमार में जो स्थिति थी वो बिगड़ती ही गई, फिर उसके बाद बांग्लादेश की जगह नहीं ले सकता, और बिम्स्टेक कभी सार्क की जगह पूरी तरह से ले भी नहीं सकता। So this absence of a regional narrative in our thinking and in our policy
अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी पड़ रहे हैं, उसके अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं उसके। क्योंकि जिस तरह लोग हमें देखेंगे, अगर हम एक साउथ एशियन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखते तो एक दूसरा ओहदा होता। आज उनको लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो उसको अपने इलाके में खुद पता नहीं है कि नेपाल में क्या होने वाला है या बांग्लादेश। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने सारे डेलीगेशंस गए, साउथ एशियन कंट्रीज में कोई नहीं गया, और ये एक बहुत बड़ी कमी थी, बिकॉज इट शोड दैट यू आर नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट योर इमीडिएट, सोचा भी नहीं कि नॉर आर यू कॉन्फिडेंट। नहीं, एक आई एग्री विथ यू, you should never take your neighbors for granted. That's right. Even if they're very small. I think special attention has to be paid to neighbors. वो नहीं हो रही। चलिए लेट्स होप कि आने वाले दिनों में तड़क भड़क नेबरहुड पे ज़्यादा हम अट्रैक्ट हो, ज़्यादा मतलब के इसको बढ़ावा देना चाहिए रिश्तों को। लेकिन एक बात ज़रूर है जिससे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, हमारी जो इकोनॉमी है वो इसलिए चल रही है डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से। नहीं तो वो तो फैक्ट है, वो तो हमेशा होनी। हाँ, तो क्योंकि हमारे जो 1.4 बिलियन जो पीपल हैं वो तो हमारी इकोनॉमी को बरकरार रखेंगे, इसमें हमारा कोई ताकत नहीं है, क्योंकि लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है, वो ख़रीदेंगे, उनके पास 10 रुपये हों, 100 रुपये हों, 1000 रुपये हों, इकोनॉमी हमारी बढ़ती रहेगी। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस बात पे चर्चा एक और दिन चर्चा होगी चर्चा होगी। फिलहाल साउथ एशिया को बरकरार रहना चाहिए और हम एक लीडर के तौर पे हमें उतरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कहिए नहीं कि लीडर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।